हेलो फ्रेंड्स एंड प्यारे स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसको पहले RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। इस प्रोग्राम के तहत हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे। पहले तो हम कुछ हिस्ट्री देखेंगे कि प्रोग्राम्स के बारे में क्या है, कब बना था, क्या है। उसके बाद हम देखेंगे टीबी का डायग्नोसिस इस प्रोग्राम के तहत इंडिया में हम कैसे प्रेफर करते हैं। और तीसरी चीज हम पढ़ेंगे टीबी की लेटेस्ट ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या है, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले नेशनल टीबी प्रोग्राम्स जो है वो 1962 के अंदर ही बन गया था। नेशनल टीबी प्रोग्राम 1962 के अंदर ही बन चुका था। उसके बाद में क्या हुआ, 1992 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी इस प्रोग्राम को रिवाइज करने के लिए। जैसे प्रोग्राम बनाते हैं उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना जरूरी है, अपडेट करना जरूरी है। उस अपडेशन के लिए रिवाइज्ड कमेटी बनाई गई थी 1992 के अंदर। फिर इस प्रोग्राम का नामकरण चेंज हो गया RNTCP। और उस प्रोग्राम RNTCP को, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम इंडिया में हम चलाते हैं वो सडन से पूरे इंडिया में एक साथ नहीं चलाते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैनर पे चलाते हैं। जैसे आयुष्मान भारत होता है, वो इंडिया में एक साथ सब जगह पे लागू नहीं हुआ था। पहले एक जगह लागू हुआ पायलट फेज के रूप में, तभी पूरी इंडिया में लागू हुआ। वैसे ही रिवाइज कमेटी ने इसको कुछ चेंजेस किए और उस चेंजेस को पायलट फेज के रूप में 1993 के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट में चलाया था। फिर RNTCP जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1997 में पूरे इंडिया में एक साथ लागू कर दिया था। तो प्रोग्राम 62 में बना था, कमेटी ने इसको रिवाइज किया था 92 के अंदर, फिर पायलट फेज में 93 में चलाया था और पूरे इंडिया में RNTCP 1997 के से चालू या कंटिन्यूस इंप्लीमेंट है। फिर 2019 में इसका नामकरण चेंज करके नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम रख दिया। तो करंटली दिसंबर 2019 से RNTCP का नाम चेंज हो गया नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, यानी 2025 तक इंडिया के अंदर टीबी को मिनिमाइज करना, टीबी को डी एंड करना इस प्रोग्राम का मेन लक्ष्य है। अब हम इस प्रोग्राम के तहत पढ़ते हैं टीबी का डायग्नोसिस किस गाइडलाइन के तहत करेंगे, कैसे करते हैं हम टीबी का डायग्नोसिस इंडिया के अंदर। टीबी के डायग्नोसिस के लिए हम सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो जाए तो उसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम, यानी इंडिया में हम टीबी के डायग्नोसिस के लिए 2-3 तरीके अपनाते हैं। एक तरीका है स्पुटम लेते हैं और माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर स्मीयर बनाते हैं, स्लाइड बनाते और एग्जामिनेशन करते हैं। दूसरा तरीका है इसके अंदर कल्चर कराकर, कल्चर मीडिया हम लेते हैं, बैक्टीरिया का कल्चर करवाते हैं और कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। तीसरे और तरीके हैं सीबीनेट तरीका, सीबीनेट कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। सीबीनेट टेस्ट एक तरह का PCR टेस्ट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके तहत हम टीबी को डायग्नोस करते हैं। अब हम टीबी के डायग्नोस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पल्मोनरी टीबी के पेशेंट का हम कैसे डायग्नोस करते हैं कि उन्हें पल्मोनरी टीबी है कि नहीं है। तो जिन बंदों में 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी हो रही है या फिर स्पुटम के साथ में ब्लड निकल रहा हो, हिमोप्टाइसिस, वेट लॉस भी हो रहा हो, एनोरेक्सिया भी हो, नाइट में स्वेटिंग ही हो, ये टीबी के कुछ लक्षण होते हैं कि 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी हो रही है, वेट लॉस भी हो रहा है उनके अंदर, नाइट में स्वेटिंग भी हो रही है उनके अंदर, देन अपने एनोरेक्सिया की कंडीशन भी मौजूद है। तो ऐसे पेशेंट को टीबी हो सकती है। तो जितने भी सस्पेक्टेड पेशेंट होंगे टीबी के, सस्पेक्टेड पेशेंट, उनको हम डायग्नोसिस करने का एक तरीका बताता हूं मैं कि कैसे डायग्नोस करते हैं। सबसे पहले हम पल्मोनरी टीबी को डायग्नोसिस करने का तरीका बताते हैं। तो जितने भी सस्पेक्टेड टीबी के पेशेंट होंगे जिनमें ये लक्षण मौजूद हो जो हमने बताया था, उनके अंदर हम क्या कराते हैं, सबसे पहले स्पुटम एग्जामिनेशन कराएंगे, साथ में हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे। स्पुटम एग्जामिनेशन कराएंगे और चेस्ट एक्सरे भी कराएंगे।
अब होता है स्पुटम कलेक्शन का क्या तरीका होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम हम 2 सैंपल लेते हैं स्पुटम के, 2 सैंपल। अब ये 2 सैंपल 2 तरीके से हम कलेक्ट करते हैं। पहला तरीका है दोनों सैंपल ऑन द स्पॉट ले लेंगे, ऑन स्पॉट। मतलब कोई बंदा बाहर दूर से आ रहा हो तो रोज रोज या कल परसों नहीं आ सकता हो, तो हम क्या करते हैं कि एक सैंपल लेते हैं स्टेराइल कंटेनर के अंदर, फिर हम थोड़ी देर के बाद में 1 घंटे बाद में सेम दूसरा सैंपल ले लेते हैं। पेशेंट को कहते हैं कि डीप ब्रीदिंग करो और 2 ml स्पुटम स्टेराइल कंटेनर में लेते हैं। तो 2 ml स्पुटम हम लेंगे और दोनों सैंपल एक ही दिन ले लेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है 2 सैंपल लेंगे जिसमें से पहला सैंपल जो होगा, फर्स्ट सैंपल, वो ऑन स्पॉट होगा और दूसरा जो सैंपल होगा वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर हम सैंपल लेंगे। तो 2 सैंपल तरीके लेंगे, दोनों के अंदर हम 2-2 ml स्पुटम कलेक्ट करेंगे। तो हमने इस प्रकार से स्पुटम को कलेक्ट कर लिया है। साथ में हमने बंदे का क्या करवा लिया, चेस्ट एक्सरे। अब स्पुटम और चेस्ट एक्सरे करा लिया तो क्या क्या रिजल्ट आता है उस हिसाब से हम टीबी को डायग्नोस करते हैं, कंफर्म करते हैं। अब चेस्ट एक्सरे और स्पुटम हमने ले लिया। अब जिन बंदे के अंदर स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन पॉजिटिव आ रहा हो, साथ में चेस्ट एक्सरे भी पॉजिटिव आ रहा हो, पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन स्पुटम स्मीयर एग्जामिनेशन पॉजिटिव आ रहा हो बट चेस्ट एक्सरे नेगेटिव आ रहा हो, मतलब चेस्ट एक्सरे में टीबी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हो, एक्सरे के अंदर किसी तरह का शेडो दिखाई नहीं दे रहा हो। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि स्पुटम स्मीयर नेगेटिव बट चेस्ट एक्सरे पॉजिटिव। और चौथी कंडीशन के अंदर स्पुटम भी नेगेटिव और चेस्ट एक्सरे भी नेगेटिव बट क्लिनिकली उनमें टीबी लगती हो, क्लिनिकली। तो ये 4 तरह की कंडीशन आ जाएगी। पहली कंडीशन में स्पुटम पॉजिटिव, एक्सरे भी पॉजिटिव, स्पुटम पॉजिटिव, चेस्ट एक्सरे नेगेटिव। थर्ड कंडीशन में स्पुटम नेगेटिव पर एक्सरे पॉजिटिव, दोनों में। फोर्थ कंडीशन में दोनों नेगेटिव पर क्लिनिकली लग रहा हो। तो ये जो फर्स्ट 2 कंडीशन दिख रही है उसमें स्पुटम पॉजिटिव आ रहा हो, चेस्ट एक्सरे भले पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए, उन बंदे में टीबी कंफर्म्ड मानी जाएगी और हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे इस गाइडलाइन के अनुसार जो अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट 2 कंडीशन है जिसमें स्पुटम नेगेटिव आ रहा हो, एक में चेस्ट एक्सरे पॉजिटिव और एक में चेस्ट एक्सरे भी नेगेटिव आ रहा हो। ऐसे पेशेंटों को हम क्या करते हैं, टीबी के लिए एक अदर टेस्ट कराते हैं और उस टेस्ट का क्या नाम है, सीबी नेट। इसमें भी पेशेंट का स्पुटम ही लेकर यानी बलगम ही लेकर हम जांच कराते हैं, सीबी नेट। सीबी नेट की फुल फॉर्म हम पता करें, इसकी फुल फॉर्म होती है कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। आप गूगल में सर्च करोगे तो भी इसकी स्पेलिंग मिल जाएगी, कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इसमें क्या करता है, एक तरह का पीसीआर टेस्ट जो होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके तहत हम टीबी को डायग्नोस करते हैं। अब क्या होता है, जो स्पुटम लेते हैं उस स्पुटम को हम क्या करते हैं कि 1 ml स्पुटम में यदि 10,000 से ज्यादा टीबी के बेसिलाई मौजूद हो तभी वो टीबी उस स्पुटम के अंदर मानी जाएगी। यानी हमने पेशेंट का सैंपल लिया, 2 ml सैंपल लेते हैं, उसमें से पर ml सैंपल में यदि 10,000 से ज्यादा टीबी के बेसिलाई, माइक्रोबैक्टीरियल बेसिलाई मौजूद हो तभी उसको स्पुटम को पॉजिटिव माना जाएगा, पॉजिटिव कंफर्म होगा। तो याद रखना 1 ml में 10,000 से ज्यादा बेसिलाई हो जाते हैं। तो हमने पल्मोनरी टीबी को ऐसे डायग्नोस कर दिया। अब कई बंदों में क्या होता है, लंग्स में टीबी ना होकर बॉडी के अदर ऑर्गन में भी टीबी हो सकती है, जैसे कि ब्रेन में टीबी हो सकती है, एब्डोमेन में टीबी हो सकती है, जॉइंट में टीबी हो सकती है, देन हमारे स्पाइनल कॉर्ड में टीबी हो सकती है, आई में भी टीबी हो सकती है, अलग अलग जगह टीबी हो सकती है। उन सबको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को हम कैसे डायग्नोस करेंगे, उसमें तो चूंकि लंग्स में होती नहीं है, स्पुटम तो हम ले नहीं सकते, तो उसको डायग्नोसिस करने का जो तरीका है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी।
एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मतलब जहां पे भी टीबी सस्पेक्टेड लगती हो वहां का हम सैंपल कलेक्शन कर लेंगे, बायोप्सी ले लेंगे या फिर टिश्यू सैंपल कलेक्ट कर लेंगे जिस एरिया में टीबी लगती हो। फिर वहां से सैंपल कलेक्शन के बाद में उनका सीबीनेट कराते हैं, वही सेम कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कराते हैं। यदि सीबीनेट अवेलेबल नहीं है तो उस सैंपल को हम कल्चर भी करा सकते हैं, कल्चर। और ये एग्जाम में भी पूछा है टीबी के लिए कौन सा कल्चर, अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग कल्चर मीडिया यूज करते हैं, कुछ एग, कुछ सीरम, कुछ अगार, जबकि टीबी के लिए जो कल्चर मीडिया यूज करते हैं उस कल्चर मीडिया का नाम है, ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, एलजे मीडिया, लोस्टन जेनसन मीडिया, लोस्टन जेनसन कल्चर मीडिया, ये हम यूज करते हैं टीबी को डायग्नोज करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को भी डायग्नोज कर लिया और उससे यदि पता चलता है तो हम टीबी कंफर्म मानते हैं। सीबीनेट का एक और फायदा है, सीबीनेट से क्या होता है, टीबी भी पता चलती है, साथ में हम क्या होता है कि टीबी की कुछ ड्रग्स यानी रिफार्मसिन यदि पेशेंट में रेजिस्टेंट हो वो भी हम सीबीनेट से पता लगा सकते हैं कि रिफार्मसिन की ड्रग रेजिस्टेंट तो नहीं है, पहले टीबी की ड्रग्स ले रहा हो उसमें सीबीनेट कराते हैं तो रेजिस्टेंट तो नहीं है, तो उस भी हम सीबीनेट के थ्रू पता कर सकते हैं। तो हमने पल्मोनरी टीबी को डायग्नोज कर लिया और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को भी हमने डायग्नोज कर लिया। स्पुटम सैंपल 2 ml होना चाहिए मिनिमम टीबी के डायग्नोसिस के लिए। अब हम बात करते हैं पीडियाट्रिक, बच्चों में टीबी हो जाए तो उसको डायग्नोसिस करने का क्या तरीका है। तो पीडियाट्रिक टीबी की हम बात करते हैं कि पीडियाट्रिक टीबी में या बच्चों में टीबी का डायग्नोसिस कैसे करता है। तो बच्चों में जो टीबी होती है, पल्मोनरी टीबी हो तो या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो, उनके लिए सीबीनेट ही कराते हैं, उनके लिए स्पुटम न कराकर सीबीनेट एग्जामिनेशन ही कराते हैं। और सीबीनेट एग्जामिनेशन के थ्रू यदि टीबी पाई जाती है तो पॉजिटिव है टीबी, और सीबीनेट का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो अदर कंडीशन तो नहीं है, कोई दूसरा इन्फेक्शन तो नहीं है, अदर कंडीशन की तरफ हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो सीबीनेट ही करवाते हैं पीडियाट्रिक के अंदर। तो आरएनटीसीपी गाइडलाइन में हमने पढ़ा कि टीबी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। 1 ml में 10,000 बेसिलाई मौजूद होने चाहिए। तो पल्मोनरी टीबी का हमने डायग्नोस कर लिया, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को हमने डायग्नोस कर लिया, और हमने डायग्नोस कर लिया कि पीडियाट्रिक टीबी को हम किस प्रकार से डायग्नोस करते हैं। डायग्नोसिस के लिए हमने कहा था कि माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन कराते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू। माइक्रोस्कोपी के अंदर हम यूज करते हैं टेक्निक जील नेल्सन टेक्निक, जील नेल्सन टेक्निक हम यूज करते हैं। कल्चर मीडिया के लिए हमने पढ़ा एलजे मीडिया यूज करते हैं, और हम करते हैं सीबी नेट तरीका है, उसके थ्रू भी डायग्नोस कर सकते हैं टीबी को। तो इस प्रकार से हमने टीबी को डायग्नोस कर लिया। अब हम पढ़ते हैं आरएनटीसीपी गाइडलाइन यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जो है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत टीबी का ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या है, टीबी के हम ट्रीटमेंट गाइडलाइन, इस प्रोग्राम को पहले किस नाम से जानते थे, आरएनटीसीपी। तो आरएनटीसीपी की गाइडलाइन कहती है 2018 के अनुसार कि टीबी के ट्रीटमेंट के लिए हम डॉट्स थेरेपी यूज करते हैं, डॉट्स थेरेपी। तो हम पढ़ेंगे डॉट्स थेरेपी के तहत आरएनटीसीपी यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत टीबी को किस प्रकार से मैनेज करते हैं। डॉट्स थेरेपी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि डॉट्स थेरेपी कब स्टार्ट हुई थी, इसमें कैसे हम टीबी के पेशेंट को मैनेज करते हैं। डॉट्स की फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, डॉट्स थेरेपी। 24 मार्च 2006 से 24 मार्च
2006 से डॉट्स थेरेपी इंडिया के अंदर इफेक्टिवली फंक्शन कर रही है। डॉट्स थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी के तहत हम क्या करते हैं, टीबी के ट्रीटमेंट के लिए 2 फेज अपनाते हैं डॉट्स थेरेपी के अंदर। एक होती है इंटेंसिव फेज और एक होती है कंटिन्यूएशन फेज, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में, डॉट्स थेरेपी के बारे में। 2 थेरेपी होती है इसके अंदर, 2 फेज होती है। एक होती है इंटेंसिव फेज, दूसरी होती है हमारे कंटिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव एंड कंटिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज का मतलब होता है कि पेशेंट या टीबी जिसमें कंफर्म थी वो हेल्थ वर्कर की प्रेजेंस में ड्रग लेगा। हेल्थ वर्कर मौजूद होगा और उसकी प्रेजेंस में ड्रग लेगा, यानी हेल्थ वर्कर की प्रेजेंस में ड्रग लिया जाता है। इंटेंसिव फेज। जब ये फेज पूरी हो जाती है तब हम कंटिन्यूएशन फेज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, हर सप्ते पेशेंट को वीकली ड्रग्स दे दी जाएगी, वीकली, हर सप्ते। और उसमें से पहली ड्रग्स, जैसे 1 सप्ते की ड्रग कलेक्ट करने के लिए पेशेंट आता है हॉस्पिटल, उसमें से पहली ड्रग्स वो वहीं हॉस्पिटल में ले लेगा, बाकी 6 दिन की ड्रग्स घर पे लेगा। उसके बाद में नेक्स्ट वीक वापस हॉस्पिटल आएगा और वो खाली रेपर लेके आएगा, वो खाली रेपर जमा कराएगा। उसके बाद में उसको मेडिसिन मिलेगी, क्योंकि टीबी का ट्रीटमेंट लंबा चलता है और पेशेंट क्या होता है, पेशेंट के हम भी इरिटेट हो जाते हैं। 10 से 15 दिन, 1 महीने तक दवाई लेने के बाद हम छोड़ देते हैं, तो टीबी ना हो वापस, इसीलिए डोज थेरेपी चलाई गई थी और 2 फेज चलाई गई है, इंटेंसिव और कंटिन्यूएशन फेज के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं टीबी के पेशेंट की कैटेगरी के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से फॉलो करते हैं और करंट गाइडलाइन ट्रीटमेंट की क्या कहती है। पुरानी गाइडलाइन कहती थी कि टीबी किसी को भी हो सप्ते में 3 दिन ड्रग्स लेनी होती थी, जबकि नई गाइडलाइन कुछ और ही कहती है। वो हम नई गाइडलाइन डिस्कस करते हैं टीबी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं नई गाइडलाइन से रिलेटेड कुछ पॉइंट। न्यू गाइडलाइन के हिसाब से कैटेगरी कैसे, डॉट्स की कैटेगरी होती है अलग अलग, हम वो भी डिस्कस करेंगे। कैटेगरी 1st, 2nd, 4th एंड 5th। तो कैटेगरी कोई भी हो, पेशेंट को डेली ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, डेली ड्रग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। डेली वो आएगा हॉस्पिटल में या फिर घर पे रहेगा, वो ड्रग्स लेगा। दूसरा है इसके अंदर 3-4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन दे देते एक सिंपल ड्रग्स के रूप में। पहले क्या होती थी, अलग अलग ड्रग्स होती थी, 3-4 गोलियां लेनी पड़ती थी, टेबलेट लेनी पड़ती थी। अब 3-4 ड्रग्स को मिक्स करके सिंगल टेबलेट बना दी, सिंगल पिल। तो ये भी हम इसके अंदर चेंजेज हुआ न्यू गाइडलाइन के अनुसार। अब हम बात करते हैं डॉट्स की कैटेगरीज की। कितनी कैटेगरी है डॉट्स प्रोग्राम के अंतर्गत टीबी वाले पेशेंट की। तो टीबी वाले पेशेंट की 4 कैटेगरी हमने डिसाइड की है, यानी आरएनटीसीपी यानी नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ने डिसाइड की है। पहला आता है कैटेगरी 1st, फिर आता है कैटेगरी 2nd, फिर आते हैं कैटेगरी 4th और फिर कैटेगरी 5th। ये 4 कैटेगरीज है, जिसमें कैटेगरी 1st एंड 2nd को डॉट्स प्रोग्राम के अंदर, 4th और 5th को डॉट्स प्लस के अंदर रखा हुआ है। डॉट्स प्लस के अंदर रखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछते भी है। कैटेगरी 1st में वो पेशेंट आते हैं जिनमें नई टीबी हो, न्यू टीबी डायग्नोज हुई हो, या फिर सीरियसली एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो, इनके अंदर मतलब काफी गंभीर हो और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो, वो सब कैटेगरी 1st में। तो एक तो नए टीबी वाले पेशेंट और सीरियसली इल एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी वाले पेशेंट कैटेगरी 1st में। कैटेगरी 2nd में आता है ड्रग फेलियर या ड्रग रिलैप्स, जिन्होंने आधा अधूरा ट्रीटमेंट लिया हो या ड्रग्स कंप्लीट नहीं किए हो या जिनमें वापस टीबी हो गई हो, 2nd कैटेगरी के अंदर। ये दोनों ही कैटेगरी आती है हमारी डॉट्स प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। तो हम कैटेगरी 1st और 2nd की बात कर रहे हैं। फिर डॉट्स प्लस में आती है कैटेगरी 4th एंड कैटेगरी 5th। पहले कैटेगरी 3rd भी थी, 3rd को समाप्त कर दिया है, 3rd को 1st में रख दिया था। अब कैटेगरी 1st, 2nd है, 4th और 5th है। 4th कैटेगरी जो कि बीएचयू एग्जाम में भी पूछा था, डॉट्स प्लस में आती है। 4th कैटेगरी वाले पेशेंट को कहते हैं एमडीआर पेशेंट।
फोर्थ कैटेगरी MDR, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट। ऐसे पेशेंट जिनमें टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग्स, वो भी हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, रिफार्मसिन या आइसोनियाजिड। टीबी की जो ड्रो ड्रग्स है या तो रिफार्मसिन या INH, आइसोनियाजिड, ये दो ड्रग्स हैं, रेजिस्टेंट हो, काम नहीं करती हो, वो MDR कैटेगरी वाले पेशेंट कहलाएंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं कैटेगरी फिफ्थ की। कैटेगरी फिफ्थ को हम कहते हैं XDR वाले पेशेंट। तो कैटेगरी फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, कैटेगरी फोर्थ। कैटेगरी फोर्थ को हमने क्या बोला? MDR, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। फिर है कैटेगरी फिफ्थ XDR। DR का मतलब ड्रग रेजिस्टेंस और X का मतलब एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। एक्सटेंसिव मतलब ऐसे बंदे जिनमें आइसोनियाजिड, रिफार्मसिन तो रेजिस्टेंट है ही है, साथ में क्विनोलोन ड्रग्स, यानी XDR की हम बात करते हैं, वापस मैं ऊपर लिख लेता हूं XDR को किस प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और आई थिंक एग्जाम में आया हुआ भी है। XDR कैटेगरी क्या होती है? XDR कैटेगरी 5 के अंदर इंक्लूड होगी, कैटेगरी 5 के अंदर, जिनमें रिफार्मसिन प्लस आइसोनियाजिड तो रेजिस्टेंस हो ही हो, साथ में क्विनोलोन ड्रग्स। क्विनोलोन का मतलब होता है सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, वो भी टीबी के लिए हम यूज करते हैं, वो ड्रग भी रेजिस्टेंस हो, साथ में सेकेंड लाइन की एनी इंजेक्टेबल ड्रग, इंजेक्टेबल ड्रग भी रेजिस्टेंट हो, उनको हम XDR कैटेगरी के अंदर रखा जाता है और उसका हम ट्रीटमेंट गाइडलाइन उस हिसाब से फॉलो करते हैं। तो 4 कैटेगरी होगी, कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कैटेगरी फर्स्ट में नए पेशेंट, सेकंड में पुराने पेशेंट, फोर्थ के अंदर मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस वाले और फिफ्थ के अंदर एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस वाले पेशेंट को रखा जाता है। अब हम बात करते हैं वापस इन कैटेगरी। कैटेगरी फर्स्ट का टोटल ट्रीटमेंट 6 महीने चलता है, 6 मंथ। उसमें से 2 महीने तो इंटेंसिव फेज के होते हैं और 4 महीने कंटिन्यूएशन फेज। I फॉर इंटेंसिव, C फॉर कंटिन्यूएशन फेज। कैटेगरी फर्स्ट क्लियर। कैटेगरी सेकंड का ट्रीटमेंट होता है वो 8 महीने चलता है, जिसमें से 3 महीने इंटेंसिव फेज और 5 महीने कंटिन्यूएशन फेज के होते हैं। कैटेगरी फोर्थ वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट वो होता है 12 से लेकर 18 महीने के बीच में होता है टोटल ट्रीटमेंट। अब रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर कुछ महीने पहले पढ़ा था कि कैटेगरी फोर्थ का ट्रीटमेंट 9 महीने कर दिया है, पर अभी हमारी गाइडलाइन में रिवाइज्ड नहीं हुआ, तो अभी भी 18 से है कुछ भी, तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा। तो कैटेगरी फोर्थ का ट्रीटमेंट 12 से 18 महीने के बीच में होता है, जिसमें से 6 से 9 महीने तो इंटेंसिव फेज के अंदर और 9 से 12 महीने के बीच में कंटिन्यूएशन फेज के रूप में उनका ट्रीटमेंट चलता है। और कैटेगरी फोर्थ का ट्रीटमेंट 30 मंथ तक चलता है, 30 महीने तक चल सकता है इनका ट्रीटमेंट। और इनकी गाइडलाइन होती है वो 6 से 12 महीने ये 9 से 12 महीने ये चलता है और फिर 12 से 18 महीने के बीच में ये फेजेस चलती हैं। तो 6 महीने, 8 महीने, 18 महीने और 30 मंथ तक की ट्रीटमेंट डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ऑफ द पेशेंट। अब हम एक और बात डिस्कस करते हैं, कैटेगरी फर्स्ट वाले पेशेंट में वापस स्पुटम हम टेस्ट कब कब कराएंगे। तो यदि कैटेगरी फर्स्ट में पेशेंट है तो उसका स्पुटम एग्जामिनेशन हम कराएंगे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद और 6 महीने बाद। वापस स्पुटम टेस्ट कराएंगे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद और 6 महीने बाद। कैटेगरी सेकंड के पेशेंट है तो उसका हम टेस्ट कराएंगे 3 महीने बाद, 5 महीने बाद और 8 महीने बाद, 8 मंथ। ये मंथ है ना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने और 8 महीने। कैटेगरी फोर्थ का पेशेंट है तो वंस एवरी मंथ, हर मंथ उसका स्पुटम टेस्ट कराएंगे। और कैटेगरी फिफ्थ का पेशेंट है तो वंस एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने में वापस स्पुटम एग्जामिनेशन
कराया जाता है और देखा जाता है कि उसमें टीबी की संख्या या बेसिलाई की संख्या कम हो रही नहीं हो रही है, या नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी रिजल्ट आता है उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो कैटेगरीज हो गई, इनके गाइडलाइन भी हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं कि टीबी के लिए जो ड्रग्स की बात करते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स हम यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट में हम देखें तो कई सारी ड्रग्स टीबी वाले पेशेंट के लिए हम यूज करते हैं। उसमें से कुछ होती है फर्स्ट लाइन ड्रग्स, केवल हम नाम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लाइन ड्रग्स के। फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर आती है इथाम्बुटोल, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पायरेजिनामाइड। ये ड्रग हम डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स कहलाती है। इसमें से ये 4 ड्रग्स जो होती है, ये 4 ड्रग्स ये होती है बैक्टीरिसिडल, यानी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाली, और ये ड्रग होती है बैक्टीरियोस्टेटिक। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ है। बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग होती है और बाकी वाली होती है चारों बैक्टीरिसाइडल ड्रग होती है। बैक्टीरिसाइडल ड्रग के रूप में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में हो गई बात। इसमें से सबसे पावरफुल ड्रग होती है रिफाम्पिसिन, सबसे पावरफुल ड्रग। सबसे टॉक्सिक ड्रग है आइसोनियाजिड, सबसे पावरफुल रिफाम्पिसिन, सबसे टॉक्सिक आइसोनियाजिड। स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग होती है वो इंजेक्शन वाली ड्रग है, और ये ड्रग्स होती है केवल कैटेगरी सेकंड वाले पेशेंट में ही यूज करेंगे। पॉइंट शुड बी रिमेम्बर कि टीबी की जो सेकंड कैटेगरी वाले पेशेंट में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग्स यूज करते हैं। तो ये कुछ ड्रग्स के बारे में शॉर्ट में हो गया। अब हम बात करें कि डॉट्स प्रोग्राम के तहत हेल्थ वर्कर जो इन्वॉल्व होते हैं उनको भी प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ मिलते हैं। टीबी की नई गाइडलाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो भी टीबी के पेशेंट है उनको पर मंथ 500 रुपए गवर्नमेंट देगी प्रोत्साहन राशि में, टीबी वाले पेशेंट को। हेल्थ वर्कर की हम बात करें, यदि कैटेगरी फर्स्ट का वो ट्रीटमेंट पूरा करवाते हैं तब उनको 1000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। 1000 रुपए कंप्लीट होने पर उनको मिलेंगे हेल्थ वर्कर को। एएनएम है या फिर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है। कैटेगरी सेकंड का वो ट्रीटमेंट पूरा करा रहे हैं तो उनको 1500 रुपए कंप्लीट ट्रीटमेंट होने पर मिलेंगे, और कैटेगरी 4th एंड 5th का वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो 5000 रुपए हेल्थ वर्कर को प्रोत्साहन राशि के रूप में, इंसेंटिव्स के रूप में कंप्लीट होने पर मिलेगा हेल्थ वर्कर्स को। तो ये कैटेगरीज की बात हो गई, इनकी बात हो गई। एक और रिवाइज गाइडलाइन के अंदर हुआ है कि एक प्रोग्राम चलाया गया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, निक्से प्रोग्राम, निक्से सॉफ्टवेयर। टीबी की लेटेस्ट गाइडलाइन के अंदर निक्से सॉफ्टवेयर बनाया गया है। जैसे कि एक जैसलमेर का पेशेंट या दूर दराज गांव का पेशेंट मेडिकल कॉलेज में आता है और उसको पता चलता है कि टीबी है, तो वो हर दिन दवाई लेने के लिए मेडिकल कॉलेज गांव से अप डाउन तो करेगा नहीं। तो उन पेशेंट की सुविधा के लिए टीबी वाले पेशेंट कितने हैं, कौन से पेशेंट किस फेज में चल रहे हैं, उनके लिए एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसका नाम है निक्से। इसमें जितने भी टीबी के वाले पेशेंट होते हैं उन सभी पेशेंटों का ऑनलाइन रजिस्टर्ड होता है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कौन से फेज में चल रहा है, कितनी ट्रीटमेंट ले चुका है, कितने पेशेंट बाकी है, कितने न्यू पेशेंट है, कितने डायग्नोज हुए, कितने रिलैप्स्ड पेशेंट है, वो सभी हम निक्से प्रोग्राम के तहत पता लगा सकते हैं। अब एक पॉइंट और है, एक लेटेस्ट ड्रग्स और आई टीबी की, लेटेस्ट ड्रग्स बेडाक्विनोन के नाम से ड्रग्स आई है, बेडाक्विनोन के नाम से ड्रग्स आई है टीबी की लेटेस्ट ड्रग्स। वो भी कुछ पेशेंट्स के अंदर एक ट्रायल के रूप में दी जा रही है। पेशेंट को बेडाक्विनोन के नाम से ड्रग्स होती है वो लेटेस्टली दी जाती है। तो इन शॉर्ट में हमने रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको आजकल नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, 2019 में इसका नामकरण चेंज हुआ, वो हमने डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे आप अवगत करा सकते हैं कि रिलेटेड टीबी से रिलेटेड या इससे रिलेटेड आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, ड्रग से रिलेटेड या गाइडलाइन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके अपने विचार व्यक्त करा सकते हैं, बता सकते हैं। एंड लास्ट में इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।